मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि अपने आपको विदित है कि अपने मनोविज्ञान विषय को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था बेटा अधिगम। और अधिगम के अपने 3 क्लासेस को मैंने करवा दिया है, तो अभी पार्ट नंबर 4 है। और अधिगम के पार्ट नंबर 4 के अंदर अपने पढ़ेंगे अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान से तात्पर्य क्या होता है कि अधिगम के सोपान का मतलब ये होता है कि अधिगम के लिए कौन कौन से चरण हैं जिनके द्वारा अपने नया व्यवहार या नवीन व्यवहार सीख सकते हैं। तो अधिगम के लिए कौन कौन से ऐसे चरण हैं जिनके द्वारा अपने कोई भी नया व्यवहार या नई अनुक्रिया या नए कार्य को अपने सीख सकते हैं। तो वही क्या है, मतलब नया व्यवहार सीखने के लिए हमें कौन कौन से चरणों से, कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। तो वही है अधिगम के सोपान, जिसको स्टेप्स ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो अधिगम के कई सोपान हैं जिसको मैं कोशिश करता हूँ क्रमानुसार लिखने की। तो सबसे पहले जो पहला जो चरण जो होता है बेटा, पहला जो चरण होता है वो होता है आवश्यकता। पहला जो चरण जो होता है वो होता है आवश्यकता। पहला जो चरण होता है वो होता है आवश्यकता। और दूसरा जो चरण होता है बेटा वो होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा। और तीसरा जो चरण जो होता है वो होता है लक्ष्य या उद्देश्य। लक्ष्य या उद्देश्य। लक्ष्य या उद्देश्य। और चौथा जो चरण जो होता है वो होता है बाधाएं या बैरियर्स या रुकावट या संकट। और 5 नंबर जो चरण जो होता है वो होता है तत्परता। और 6 नंबर जो चरण जो होता है वो होता है अधिगम की स्थिति। अधिगम की स्थिति। अधिगम की स्थिति। और 7 नंबर जो चरण जो होता है वो होता है वातावरण के साथ अनुक्रिया। वातावरण के साथ अनुक्रिया। और 8 नंबर जो चरण होता है बेटा वो होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन। और 9 नंबर जो चरण जो होता है वो होता है अनुभवों का संगठन। अनुभवों का संगठन। और 10 नंबर चरण जो होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। तो अभी अपने बात करेंगे बेटा अधिगम के सोपान पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। अधिगम के सोपान का मतलब ये होता है कि अधिगम या नया व्यवहार सीखने के लिए हमें कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ेगा, उसके कई चरण हैं। तो सबसे पहले क्या होती है बेटा आवश्यकता। मतलब जब तक हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी तब तक क्या करेंगे, अपने कोई नया व्यवहार नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले होती है बेटा आवश्यकता। सबसे पहले क्या होगी आवश्यकता, मतलब नीड। सबसे पहले आवश्यकता होगी तो आवश्यकता पड़ने पर हम क्या होंगे, अभिप्रेरित होंगे। जैसे सबसे पहले कोई भी कार्य जब तक अपने को कोई आवश्यकता नहीं होती तब तक हम कोई भी अनुक्रिया नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या होगी आवश्यकता। आवश्यकता होगी तो हम क्या होंगे अभिप्रेरित। जब अपने आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाएंगे तब अपने क्या बनाएंगे, कोई न कोई लक्ष्य या उद्देश्य कि मेरे को इस प्रकार से इस हिसाब से तैयारी करनी है। जैसे ही आपने लक्ष्य या उद्देश्य जब निर्धारित कर लिया
तो उसके बाद आपके रास्ते में आएंगी बहुत सारी बाधाएं या रुकावटें या संकट। सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले क्या होगी, आवश्यकता होगी। आवश्यकता के बाद क्या होंगे आप, अगर आप अभिप्रेरित होंगे तो आवश्यकता के बाद क्या होंगे, सबसे पहले आवश्यकता, फिर आपके क्या होगी, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होगी तो आप क्या करेंगे, लक्ष्य या उद्देश्य को निर्धारित करेंगे, और लक्ष्य या उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद आपके जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए उसके बाद क्या आएगी, बाधाएं या तत्परता या बाधाएं या रुकावट या संकट आएंगे। कहने का मतलब रुकावटें आएगी। अगर आप उस कार्य करने को तत्पर हैं तो आपके आगे जो रुकावटें हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहने का मतलब अगर आप कार्य करने के लिए तत्पर हैं तो ये रुकावटें क्या हो जाएगी, या बाधाएं जो होगी या बैरियर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप, अधिगम की स्थिति, मतलब कि मेरे को किस प्रकार से अध्ययन करना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, अधिगम की स्थिति को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। और फिर क्या करेंगे आप, वातावरण के साथ क्या करेंगे बेटा, अनुक्रिया करेंगे। और वातावरण के साथ अनुक्रिया करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी बेटा, सफलता। पुनर्बलन का मतलब है कि आपने बार बार प्रयास किया और बार बार प्रयास करने के बाद अगर आपको सफलता मिल जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, अनुभवों का संकलन करेंगे। कोई भी व्यक्ति होता है जब सफलता को प्राप्त कर लेता है तो वो क्या करता है, अपने अनुभवों का साझा करता है कि मैंने इस प्रकार से तैयारी की और इस प्रकार की तैयारी करने के बावजूद मुझे इस प्रकार से सफलता मिली। तो वो क्या करता है, अनुभवों का संकलन करता है, मतलब अनुभवों का साझा करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है अधिगम के सोपान, कहने का मतलब है ये अधिगम के सोपान है। कहने का मतलब नया व्यवहार सीखने के लिए हमें कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने 10 चरण बताए हैं। सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होने के बाद आप क्या करेंगे, लक्ष्य या उद्देश्य को निर्धारित करेंगे। फिर क्या आएंगे, बैरियर्स आएंगे, रुकावटें आएगी। अगर आप तत्पर हो कार्य करने के लिए तो रुकावटें क्या हो जाएगी बेटा, दूर हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप, स्थिति को निर्धारित करेंगे। फिर क्या करेंगे, वातावरण के साथ अनुक्रिया करेंगे। फिर आपको क्या मिल जाएगी बेटा, सफलता। सफलता मिलने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, अनुभवों का संगठन, मतलब आप अपने अनुभव किस प्रकार से आपको सफलता मिली है उसके बारे में आप अपना व्यवहार क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद क्या करेगा, आपका जो व्यवहार होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, स्थायी परिवर्तन। तो कहने का मतलब ये बेटा अधिगम के क्या है, सोपान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिगम के कितने सोपान हैं, तो अधिगम के मुख्यतः 10 सोपान है। लेकिन एग्जाम के अंतर्गत लेकिन एग्जाम के अंदर तो अपने को पता है कि 4 ही ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत प्रश्न को पूछा जाएगा, तो इसके अंदर बेटा ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रश्न की जो फॉर्मेट जो रहेगा वो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अधिगम के सोपान का सही चरण है। सही चरण है। अब मैंने आपको कहने का मतलब है कितने स्टेप बता दिए, 10 स्टेप बता दिए। अब आपको पता है कि इसके अंदर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के सोपान का सही चरण है। तो इसके अंदर बेटा आपको पता है कि इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। और उसके अंदर कम से कम वो चरण देगा वो 4 ही देगा। कितने देगा, 4 चरण देगा। अब 4 चरण कौन कौन से, तो इसके अंदर 4 चरण किस हिसाब से देगा, तो सबसे पहले अगर जैसे मैंने 10 चरण आपको बताए हैं तो एग्जाम पैटर्न के तहत आपको केवल 4 ही चरण आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले क्या होगी बेटा, आवश्यकता। उसके बाद क्या होगी, अभिप्रेरणा, मतलब आवश्यकता या अभिप्रेरणा एक ही चीज अपने मान लेंगे। और दूसरा जो चरण जो होगा वो बेटा क्या होगा, लक्ष्य या उद्देश्य। और तीसरा जो चरण जो होगा वो होगा समायोजन। और 4 नंबर जो चरण जो रहेगा वो रहेगा व्यवहार में परिवर्तन। कहने का मतलब है कि आपको जैसे ऑप्शन जो मिलेंगे बेटा उसके अंदर 4 मतलब चरण दे देगा कि जैसे इसके अंदर पहला चरण मैंने लिखवाया आवश्यकता, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा लक्ष्य या उद्देश्य, बाधाएं। इसके अंदर 4 ऑप्शन दे देगा और उसके अंदर ये पूछेगा कि कौन कौन सा चरण, जैसे ए के अंदर 4 दे दिए, बी के अंदर 4 दे दिए, सी के अंदर 4 दे दिए और डी के अंदर 4 दे दिए। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन
मतलब कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो आपको इसका सही क्रम जो याद करना है वो चारों चरणों में से आपको ये सीक्वेंस याद करना है जो बहुत बार एग्जाम के अंदर क्या गया है, पूछा गया है। तो सबसे पहले पहला जो चरण आपको याद करना है वो कौन सा करना है, तो सबसे पहले होगी बेटा आवश्यकता, या जिसको अपने बोल सकते हैं बेटा अभिप्रेरणा। सबसे पहले क्या होगा, आवश्यकता या अभिप्रेरणा। उसके बाद जो चरण रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य या उद्देश्य। और उसके बाद क्या रहेगा बेटा, समायोजन। क्या रहेगा, समायोजन। और समायोजन के बाद चरण जो रहेगा वो रहेगा बेटा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। अब कहने का मतलब ये चार ही चरण आपको याद करने हैं। मुख्यतः अगर एग्जाम के अंदर इस प्रकार के अधिगम के सोपान का सही चरण जो पूछा जाता है वो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि पहला चरण आपको याद करना है आवश्यकता या अभिप्रेरणा मिलेगा, आपको या तो आवश्यकता मिलेगा या अभिप्रेरणा मिलेगा। दूसरा जो चरण मिलेगा बेटा वो लक्ष्य या उद्देश्य मिलेगा। और तीसरा जो चरण मिलेगा वो मिलेगा समायोजन। और चौथा जो चरण मिलेगा बेटा वो मिलेगा आपको व्यवहार में परिवर्तन। अब कहने का मतलब अधिगम भी एक प्रकार का क्या है, समायोजन है। अधिगम भी क्या है बेटा, एक प्रकार का समायोजन है। समायोजन का मतलब है कि जैसे भी अपने कोई नया व्यवहार सीखते हैं, जब कोई अपने नया व्यवहार सीखते हैं तो हम चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो उनके अनुसार अपने अपने आप को क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। इसलिए अधिगम क्या है, एक प्रकार का समायोजन भी है। तो बेटा एक बार फिर बता दूं कि अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा अधिगम के सोपान का सही चरण है, इसके अंदर आपको चार चर दे देगा, वो चार चार चरण दे देगा जिसके अंदर चार चरणों के अंदर जो क्रम अगर याद करना चाहें, आप 10 चरणों में से 10 के 10 स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः आप ये स्टेप जरूर याद करें क्योंकि जितने भी एग्जाम के अंदर जैसे प्रश्न पूछे गए हैं तो इनके अंदर ये क्रम इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है कि सबसे पहला जो चरण मिलेगा आपको आवश्यकता या अभिप्रेरणा, दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य, तीसरा समायोजन और चौथा क्या है बेटा, व्यवहार में परिवर्तन। अब यहाँ समायोजन किस प्रकार से आया है तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जैसे मैंने चरण अभी आपको बताए 10 के 10, तो पहला चरण तो बेटा मैंने बता दिया आवश्यकता या अभिप्रेरणा, दूसरा जो चरण बता दिया वो लक्ष्य या उद्देश्य बता दिया। उसके बाद क्या है कि जैसे 4 से लेके जो 9 तक जो चरण जो हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा, समायोजन के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, समायोजन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बालक या व्यक्ति नया व्यवहार सीखने के लिए अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करता है, वो सारे के सारे, जैसे इसके अंदर बैरियर्स की बात करें, रेडीनेस की बात करें, अधिगम की स्थिति की बात करें, वातावरण के साथ अनुक्रिया की बात करें, पुनर्बलन की बात करें या अनुभवों का संगठन बात करें, ये सारे के सारे जो चरण है वो समायोजन के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब इसमें किस प्रकार से स्टेप आपको याद करना है, तो बेटा इसके अंदर आपको मैंने मुख्यतः 4 चरण याद करने हैं कि पहला आवश्यकता या अभिप्रेरणा, दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य, तीसरा बेटा समायोजन और चौथा है व्यवहार में परिवर्तन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो इस प्रकार का जो चरण अगर आपको मिलता है तो वो आप बिल्कुल सही मानेंगे। तो इस प्रकार से अपने क्या है बेटा, पहले अधिगम के सोपान पढ़ने का प्रयास किया। अभी क्या करेंगे, अपने अधिगम की परिभाषाएं पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि बेटा इसके अंदर कोई भी एग्जाम जो होता है, वैसे तो क्या है कि अधिगम की परिभाषाएं याद करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन जटिल प्रक्रिया है। लेकिन अपने कुछ में महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो पीछे के जो एग्जाम है उसके अंतर्गत जो पूछी गई है, उन्हीं परिभाषाओं को जो मुख्य आधार मानते हुए मैं लिखवाने का प्रयास करूंगा। और कोशिश करें कि आप बार बार उनको पढ़ने का प्रयास करें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको आइडिया लग जाए और उसके अंदर परिभाषा से भी प्रश्न, एक आधा प्रश्न हर एग्जाम के अंदर कम से कम एक प्रश्न या एक परिभाषा तो जरूर पूछी जाती है। तो कैसे भी आप अपने स्तर के ऊपर कोई भी टिक्स बना के या किसी प्रकार से कोई भी एक शब्दों पे गौर करते हुए आप किसी न किसी के साथ लिंक करते हुए कोई ना कोई परिभाषा आप याद कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा बेटा अधिगम की परिभाषाएं।
अधिगम की परिभाषाएं। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ मैं महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनको आपको लिखवाने का प्रयास करूंगा, और आप लोग भी साथ साथ में लिखने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे उनको याद करने के लिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो परिभाषा है, सबसे पहले जो सबसे आगे भी रहते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये दोनों भाई थे, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब इन्होंने अधिगम को क्या माना है, और इनकी परिभाषा एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है। ये परिभाषा जो है वो वेरी वेरी मोस्ट है। अब इन्होंने क्या कुछ बताया कि सीखना क्या है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इन्होंने क्या बताया बेटा, इनके अनुसार क्या है बेटा, सीखना मतलब अधिगम, सीखना क्या है बेटा, आदतों, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, अभिवृत्तियों का अर्जन है, अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो कहने का मतलब इसके अंदर कोई वैसे कोई ट्रिक नहीं है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोलने की कोटेक्शन है तो आपको हूबहू याद करने है बेटा। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम क्या मानता है कि सीखना क्या है, अधिगम क्या है बेटा, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। जैसे इसके अंदर आदत का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की अगर बार बार अपने पुनरावृत्ति करे, किसी भी कार्य को अगर बार बार अपने दोहराए, तो वो क्या होती है, हमारी आदत होती है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि सीखना क्या है, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ऐसा कहने वाले कौन थे, तो ऐसा कहने वाले कौन थे, क्रो एंड क्रो। उसके बाद अपने सेकंड जो डेफिनेशन है वो है बेटा वुडवर्थ की। 2 नंबर जो परिभाषा है वो है वुडवर्थ, जिन्होंने मनोविज्ञान की संपूर्ण यात्रा का वर्णन किया था एक ही परिभाषा के अनुसार, एक ही परिभाषा दी थी जिसके अनुसार कंप्लीट उन्होंने एक ही परिभाषा के अंदर संपूर्ण यात्रा का वर्णन कर दिया था। अब वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं अधिगम जो है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं हैं। अधिगम जो है, अधिगम नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं। अब देखो बेटा इसके अंदर महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति, आदत और ज्ञान की बात किसने की है बेटा, आदत और ज्ञान की बात की है। किसी प्रकार से आप लिंक कर लें, आदत और ज्ञान की बात की है वो क्रो एंड क्रो ने की है, जबकि नवीन ज्ञान और नवीन, नवीनता की बात करता है। नवीन शब्दों के बारे में अगर नवीनता की बात की है, नया व्यवहार की बात की है, नवीनता की अगर बात की है तो वो किसने की है बेटा, वुडवर्थ ने। तो आप थोड़ा लिंक कर लेंगे कि आदतों और ज्ञान के बारे में बात की है वो तो क्रो एंड क्रो ने, और नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं की बात कर रहा है वो क्या होता है, वुडवर्थ। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि कोई भी बालक जो होता है जो अधिगम करता है तो पूर्व में जो व्यवहार है उससे कुछ नया व्यवहार वो सीखता है। उसके बाद जो परिभाषा है 3 नंबर, वो क्या है बेटा, क्रोनबेक की परिभाषा है। क्रोनबेक के अनुसार, क्रोनबेक के अनुसार, अब क्रोनबेक के अनुसार अधिगम क्या है, अब क्रोनबेक ने जो कहा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव के द्वारा, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन,
तो इन्होंने एक ही शब्द पे फोकस किया बेटा, अनुभव पे। अब देखो आप लिंक कर लेंगे बेटा, सीखना आदतों और ज्ञान की बात किसने की है? क्रो एंड क्रो ने। अगर बात करें नवीनता की, बात करें नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं से संबंधित अगर है तो वो वुडवर्थ है। और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो है वो किसकी परिभाषा है बेटा? क्रोनबेक के अनुसार। इसके बाद 4 नंबर जो परिभाषा है वो किसकी है? 4 नंबर जो परिभाषा है बेटा वो है गेट्स व अन्य की। गेट्स व अन्य। देखो 3 परिभाषाएं मैंने बताई है, जिसके अंदर आदत और ज्ञान की बात की क्रो एंड क्रो ने, नवीनता की बात करता है वुडवर्थ और अनुभव की बात करता है क्रोनबेक। और गेट्स किसकी बात करता है बेटा? अनुभव और प्रशिक्षण। केवल अनुभव की बात तो कर रहा है क्रोनबेक, और अनुभव व प्रशिक्षण की बात कौन कर रहा है? कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन वो कौन सा होता है? अनुभव व प्रशिक्षण की बात किसने की है बेटा? गेट्स व अन्य। मतलब गेट्स के साथ, गेट्स नाम का जो मनोवैज्ञानिक है उसके साथ अन्य वैज्ञानिक भी थे, लेकिन मुख्य कौन था? गेट्स। तो 4 परिभाषाएं मैंने बता दी है। आदत और ज्ञान की बात करता है क्रो एंड क्रो, नवीनता की बात करता है वुडवर्थ, केवल अनुभव की बात करता है क्रोनबेक, अनुभव और प्रशिक्षण की अगर कोई बात करता है तो वो करता है गेट्स और उनके सहयोगी। उसके बाद 5 नंबर परिभाषा की बात करते हैं अपने। तो 5 नंबर जो परिभाषा है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, वो है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार। तो गिलफोर्ड क्या कह रहे हैं? गिलफोर्ड के अनुसार क्या होता है? व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के फलस्वरूप, व्यवहार के फलस्वरूप, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन है उसकी बात किसने की है? कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में अगर परिवर्तन होता है, मतलब किसी के अच्छे के व्यवहार को देखकर अगर उसके अंदर अच्छाई आती है, या किसी के बुरे व्यवहार को देखकर उसके अंदर किस प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो उसकी बात कौन करता है बेटा? गिलफोर्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन जो है वो किसकी है? वो है बेटा स्किनर की। और स्किनर हर कंपटीशन के अंदर इसकी परिभाषा महत्वपूर्ण रहती है। स्किनर की, स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार। तो स्किनर क्या कह रहे हैं? स्किनर कह रहे हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है? अधिगम है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी जो महत्वपूर्ण जो परिभाषा है उनको लिखवाने की। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है, ऐसा कहने वाले कौन थे? स्किनर हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किनकी है? 7 नंबर, वो है पील के अनुसार। पील के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर पील बहुत महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से यहाँ भी पील को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। स्किनर महोदय और पील दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पील क्या कहते हैं? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में ही होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है,
अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है, जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है, तो ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो ऐसा कहने वाले हैं पील महोदय। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किनकी है? वो है बेटा हिलगार्ड की। किसकी है बेटा? हिलगार्ड की। हिलगार्ड के अनुसार, हिलगार्ड के अनुसार, तो हिलगार्ड क्या कह रहे हैं? नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना, अपने आप को अनुकूलित करना, मतलब नया व्यवहार है तो उन्हीं के अनुसार अपने आप को समायोजित करना या अनुकूलित करना, अनुकूलित करना ही अधिगम है। तो ये अपने अधिगम की कुछ परिभाषाएं अपने पढ़ रहे थे। तो 8 महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अपने पढ़ा। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। तो अधिगम की परिभाषाएं, कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थी ये है कि अधिगम की जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको आप कैसे भी किसी के साथ लिंक करके याद करने का प्रयास करें। और मैंने आपको लगभग जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम के अंतर्गत बार बार पूछी गई है उन्हीं परिभाषाओं को नोट करवाने का प्रयास किया है। तो पहले जो परिभाषा थी वो क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो इन्होंने क्या मानना है? आदत और ज्ञान, दो शब्दों में फोकस करना है। आदत और ज्ञान की बात करते हैं वो क्रो एंड क्रो करते हैं। तो कहने का मतलब सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ऐसा कहने वाले कौन है? क्रो एंड क्रो। उसके बाद बात करते हैं वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ क्या करते हैं? नवीनता की बात करते हैं कि अधिगम जो है नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का क्या है? अर्जन है, ऐसा कहने वाले कौन है? और वुडवर्थ है। और वुडवर्थ की पहली एक परिभाषा अपने ये भी पढ़ी है, मनोविज्ञान की संपूर्ण यात्रा, कि वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? कि वुडवर्थ ने क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में? मनोविज्ञान की यात्रा के बारे में क्या कहा? कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को धारण कर रखा है। तो वो परिभाषा भी किसकी है? वुडवर्थ की। अब तीसरी जो परिभाषा है बेटा वो क्रोनबेक की। क्रोनबेक क्या कहता है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है बेटा? वही क्या है? अधिगम है, ऐसा कहने वाला कौन है? क्रोनबेक। उसके बाद है बेटा गेट्स व अन्य। इन्होंने किसकी बात की है? अनुभव की तो बात की है क्रोनबेक ने। अनुभव और प्रशिक्षण के दौरान, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो मानने वाले थे गेट्स व उनके साथी। उसके बाद 5 नंबर जो डेफिनेशन है वो है गिलफोर्ड की। किसकी है? गिलफोर्ड की। और गिलफोर्ड महोदय क्या कह रहे हैं कि व्यवहार के फलस्वरूप ही क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही क्या होता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार जैसा अच्छा व्यवहार है या बुरा व्यवहार है उसी के अनुसार क्या होता है, मतलब व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन होता है, ऐसा मानना था गिलफोर्ड महोदय का। उसके बाद बेटा स्किनर क्या कह रहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, कि लगातार अगर अपने प्रयास करते जाएं तो उसके व्यवहार में क्या होगा बेटा? उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद एक, 1 by 1। तो अगर बार बार प्रयास करते जाएंगे तो उसके अंदर व्यवहार में क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा। उसके बाद है पील के अनुसार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है।
अधिगम क्या है, व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। तो इन्होंने माना जो है कि अधिगम बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन जो आता है वो किसके कारण आता है बेटा, वातावरण के अनुसार आता है। तो इन्होंने वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। तो इसके अंदर आप लिंक कर ले वातावरण के साथ कि वातावरण के अनुसार अगर किसी के व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है तो वो किसकी कौन बात कर रहा है, पिल बात कर रहा है, पिल। और हिलगार्ड क्या कह रहे हैं, इन्होंने बात की है कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को डालना। नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों की बात क्रोनबेक की बात कर रहे थे, और नवीन परिस्थितियों की बात अगर सीधी नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलित करने की बात करें तो वो है हिलगार्ड महोदय। तो इस प्रकार से अपने बेटा अधिगम की जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी उनको अपने जानने का प्रयास किया। अब अपने चलते हैं आगे की तरफ, जो बेटा क्या है अधिगम के प्रकार, जो टॉपिक अपना है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है बेटा वो क्या है, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के जो प्रकार है बेटा वो मुख्यतः कितने टाइप ऑफ लर्निंग की बात करें तो अधिगम के जो प्रकार है बेटा वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बेटा, अधिगम के जो प्रकार है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। अब अधिगम के प्रकार कौन कौन से माने हैं 3, तो उसके बारे में अपने जानेंगे। अधिगम के जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से है बेटा और किस किस के अनुसार हैं। तो पहला अपने जो प्रकार की बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा डेविड आशुबेल के अनुसार। डेविड आशुबेल के अनुसार। डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। अधिगम के डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। और दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे बेटा वो अपने पढ़ेंगे रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार। रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार, गेन्ने या कई बार बुक में गेगनी भी मिलता है। रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार। और तीसरा जो प्रकार पढ़ते हैं बेटा वो होता है सामान्य प्रकार। सामान्य प्रकार। तो पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए सामान्य प्रकार कि अधिगम के कितने प्रकार हैं। तो अधिगम के 3 प्रकार अपने पढ़ेंगे, जिसके अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात की है। जैसे डेविड आशुबेल के अनुसार जो अधिगम के जो प्रकार बताए हैं, इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं बेटा। ये भी मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है कि डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार है बेटा। तो डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के 4 प्रकार हैं। अगर इसी प्रकार से रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार अगर अधिगम के प्रकार पूछे तो रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार अधिगम के जो प्रकार होते हैं बेटा वो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। अगर इसी प्रकार से सामान्य प्रकार अगर पूछा जाए कि सामान्य प्रकार के अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, तो वो होते हैं बेटा 2 प्रकार के, संवेदी अधिगम और गामक अधिगम। ठीक है, सेंसरी लर्निंग और मोटर लर्निंग। तो ये बेटा अपने अधिगम के प्रकार के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। तो अधिगम के प्रकार 3 हैं। तो उसके अंदर डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार है बेटा? 4 प्रकार है। रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार अधिगम के प्रकार कितने हैं बेटा? 8 प्रकार है। और सामान्य जो प्रकार है वो कितने हैं बेटा? 2 प्रकार है। तो सबसे पहले बेटा अपने पढ़ने का प्रयास करेंगे डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। तो चलते हैं अपने डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे डेविड आशुबेल के अनुसार। डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के
प्रकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, डेविड आसुबेल के अनुसार जो अधिगम के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के है बेटा? डेविड आसुबेल के अनुसार जो अधिगम के जो प्रकार है बेटा वो है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन कौन से हैं डेविड आसुबेल के अनुसार, उन 4 प्रकारों के अपने नाम जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार? तो डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के जो प्रकार है वो 4 प्रकार के हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है बेटा रटकर सीखना। पहला जो प्रकार है बेटा रटकर सीखना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? रोट लर्निंग कहते हैं। रोट लर्निंग पहला है रटकर सीखना, और दूसरा है बेटा पहला रटकर सीखना, दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना। क्या है बेटा? अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना। और तीसरा जो प्रकार है बेटा वो है अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना। और चौथा है वो जो प्रकार है, चौथा जो प्रकार है वो है बेटा अन्वेषण या खोज पूर्वक सीखना। कहने का मतलब है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से सिखाने का प्रयास किया है कि बालक किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये सीख सकता है। तो सबसे पहले बेटा अपने बात कर रहे हैं डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। तो डेविड आसुबेल के अनुसार जो अधिगम के जो प्रकार है उसके अंदर बेटा पहला जो प्रकार है वो है रटकर सीखना। पहला जो प्रकार है 4 किस प्रकार से बेटा? पहला है रटकर सीखना, दूसरा है बेटा अर्थपूर्ण सीखना। दूसरा कौन सा प्रकार है बेटा? अर्थपूर्ण सीखना। और तीसरा है बेटा अभिग्रहण सीखना। और चौथा है बेटा अन्वेषण या खोजपूर्वक सीखना। तो इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो रटकर सीखने का मतलब क्या है कि इनका मानना है कि डेविड आसुबेल के अनुसार मानना है, और ये कहते हैं कि बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज वर्तमान के अंदर ही अधिकांश जो शिक्षक जो है वो क्या करते हैं? रटकर पढ़ाते हैं। तो ये कहते हैं कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। डेविड आसुबेल का मानना है, और डेविड आसुबेल ने क्या कहा कि आज शिक्षा के स्तर के अंदर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश जो अध्यापक जो है वो क्या करते हैं? रटकर सीखना, मतलब रटकर पढ़ाते हैं। किसी भी तथ्य को बिना कुछ समझाए हुए केवल रटा हुआ या जो भी बिना समझा हुआ ज्ञान है उसको केवल क्या है? पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जो रटकर सीखने की जो पद्धति है ना वो किन की देन है बेटा? तो इनका मानना है कि ये व्यवहारवादियों की देन है। इन्होंने क्या कहा कि ये जो देन है रटकर सीखने की जो पद्धति है वो किन की देन है बेटा? व्यवहारवादियों की देन है। तो कहने का मतलब ये कहते हैं डेविड आसुबेल ने क्या बताया है रटकर सीखने के अंदर क्या बताया है कि अधिकांश जो टीचर जो है वो वर्तमान के अंदर क्या पढ़ाते हैं बेटा? रटकर पढ़ाते हैं। और रटकर पढ़ाने का जो कार्य है या रटकर पढ़ाने की जो पद्धति है, जो रटकर पढ़ाने की जो पद्धति है वो किन की देन है बेटा? व्यवहारवादियों की। जैसा कि मैं व्यवहारवादी कौन कौन से है तो बेटा इनके अंदर याद कर सकते हो आप कौन कौन से है। ट्रिक के अंदर था, पा, सी, कै और गु। मतलब इसके अंदर था व्यवहारवादी के अंदर 5 मनोवैज्ञानिक आते हैं। एक तो थोर्नडाइक आते हैं, दूसरे पावलोव आते हैं, तीसरा स्किनर आता है, चौथा क्लारकल आता है और 5वां गुथ्री आता है। और अगर आप इसके सिद्धांत जानने का प्रयास करें तो अधिगम के 13 सिद्धांत मैं पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर व्यवहारवादी के 5 सिद्धांत आपके सामने हैं। तो थोर्नडाइक का अपने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ेंगे, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ेंगे, और स्किनर का बेटा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पढ़ेंगे,
क्लारक हल का सबलीकरण या पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ेंगे, और गुथरी का जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब रट कर सीखना, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा, डेविड आसुबेल के अनुसार आज आधुनिक शिक्षक ही क्या करवाते हैं, रट कर सिखाते हैं, और उनको ये बताने वाले ये किसकी देन है, व्यवहारवादियों की देन है। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा रटकर सीखने की पद्धति को माना गया, तो रटकर सीखने की बात जो की है वो है व्यवहारवादियों की। उसके बाद है बेटा अर्थपूर्ण सीखना। क्या है बेटा, अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखने का मतलब क्या है, अब प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाए ना कि अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि डेविड आसुबेल क्या रटकर सीखने से सहमत थे क्या, तो आप कहेंगे कि वो रटकर सीखने से सहमत नहीं थे। अगर आपसे पूछा जाए कि डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के अंदर प्रकारों के अंदर शामिल है, अगर ऑप्शन मिल गया रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना, उपरोक्त सही, तो आप उपरोक्त सभी मानेंगे। कहने का मतलब डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार के अंदर रटकर सीखना है, लेकिन ये रटकर सीखने से सहमत नहीं थे कि आप रटकर पढ़ाओ, इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने ये कहा था कि ये सारी की सारी जड़ जो है वो व्यवहारवादियों की है, जिन्होंने क्या बताया है, रटकर सीखने की पद्धति पर क्या दिया है, बल दिया है। तो रटकर सीखने की पद्धति पर बल किसने दिए बेटा, व्यवहारवादियों में। तो व्यवहारवादियों में कौन कौन है, थोर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, क्लारक हल है और गुथरी है। उसके बाद बेटा किसकी बात करता है, अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण का मतलब होता है कि कोई भी ज्ञान है उसको अर्थपूर्ण, मतलब किसी भी ज्ञान को बिना सोचे समझे। अब कई बार तो क्या होता है, रटकर सीखना तो उन्होंने बताया नहीं, ये कह रहे हैं कि पहले आप क्या किए, कोई भी विषय वस्तु आप पढ़ रहे हो, कोई भी नया व्यवहार सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप उसको समझें, क्या करें, उसका अर्थ समझे, मतलब उसको समझते हुए उसको ग्रहण करना, मतलब उसका अर्थ जानते हुए, उसकी अर्थ जानते हुए उसको ग्रहण करना, वही क्या है, अर्थपूर्ण सीखना होता है। मतलब ऐसे नहीं कि केवल कोरे कागज की तरह केवल आप मतलब ग्रहण ही करते जाओ, अब ग्रहण करने के बाद क्या कुछ ग्रहण किया जा रहा है उसमें कुछ पता ही नहीं चले, मतलब अर्थ समझते हुए ग्रहण करना जो होता है वो बेटा अर्थपूर्ण सीखना है। अब उसके बाद क्या है, अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण का मतलब ये होता है कि जो भी सीखा हुआ ज्ञान है, देखो बहुत ही शानदार बात की है कि अभिग्रहण सीखने का मतलब है, डेविड आसुबेल कहते हैं कि जो भी ज्ञान आपने पहले ग्रहण कर लिया उसको क्या करो, आप अभिग्रहण करो, मतलब उसको आत्मसात करो। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपने जो भी विषय वस्तु पढ़ी है, विषय वस्तु पढ़ने के बाद क्या करो, आप उसको आत्मसात करो। अब ऐसे नहीं कि जैसे आपने 1 या 2 घंटे आपने अध्ययन कर लिया, तो 1 या 2 घंटे अध्ययन करने के बाद आप क्या करेंगे, बिल्कुल एकांत के अंदर जो भी आपने पढ़ा है, रजिस्टर को आप साइड में रख दीजिए, और जो भी पढ़ा हुआ है उसको मन ही मन के अंदर आप, मन ही मन के अंदर आप उसको क्या करें, दोहराने का प्रयास करें कि आपके द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान जो है वो कितना कितना आपके आत्मसात है, मतलब कितना कितना आपने ग्रहण कर रखा है। अभिग्रहण का मतलब होता है आत्मसात करना, मतलब जो भी ज्ञान आपने पढ़ा है या जो भी ज्ञान आपने ग्रहण किया है उसके कितनी बातें आपको याद हैं, तो उसका मतलब होता है बेटा अभिग्रहण। और चौथा होता है अन्वेषण या खोजपूर्वक सीखना। अब इसने बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर, देखो मैं 2-3 प्रश्न बताता हूँ कि डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के कौन सा प्रकार है, तो अगर वहाँ ऑप्शन आगे रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना और चौथा उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आएगा। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि डेविड आसुबेल कौन से अधिगम के प्रकार से सहमत नहीं थे, कौन से अधिगम के प्रकार से सहमत नहीं थे, वहाँ ऑप्शन आ गया रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण या खोजपूर्ण सीखना, तो वहाँ ऑप्शन कौन सा रहेगा, रटकर सीखने से वो सहमत नहीं थे। इसी प्रकार से बेटा तीसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि डेविड आसुबेल कौन से अधिगम के प्रकार को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो अधिगम का जो प्रकार माना वो अन्वेषण या खोज पूर्वक सीखना, वो क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी आप व्यवहार करने से पहले ऐसा व्यवहार करें जिसके अंदर आप क्या करें, नवीनता लाएं। मतलब कोई भी समस्या है, जैसे आपके सामने कोई भी समस्या आ गई, तो आप क्या करें, स्वयं उनका हल ढूंढने का प्रयास करें। और अगर आपके सामने कोई समस्या है, आप स्वयं उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, तो कोई ना कोई आपको नया कॉन्सेप्ट या नया संप्रदाय मिलेगा
जिसके द्वारा उस संप्रत्यय को क्या कर सकते हो आप, उस समस्या को क्या कर सकते हो बेटा, हल कर सकते हो। तो इस बात से भी क्या थे, जो डेविड आसुबेल थे वो सहमत थे। किस बात से सहमत नहीं थे, रटकर सीखने से सहमत नहीं थे, किस बात से सहमत थे, तो अन्वेषण या खोजपूर्वक सीखना, मतलब नवीन ज्ञान को ग्रहण करना। कहने का मतलब है नवीनता। अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप इस प्रकार से मन या मस्तिष्क के अंदर क्या करें, उनको विचार विमर्श करें और उस समस्या का क्या करें बेटा, समाधान करें। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि अधिगम के प्रकार पढ़ रहे थे, तो अधिगम के प्रकार अपने 3 प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर बेटा मैंने आपको एक डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार को पढ़ाया है, जिसमें अधिगम के 4 प्रकार है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना रॉबर्ट गेने के अनुसार जो अधिगम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार है, किस प्रकार से अधिगम के प्रकार उन्होंने बताए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।